तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे सेल वॉल। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कैसी होती है, कैसे बनती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेल वॉल का एक छोटा सा पॉइंट छूट गया था लास्ट क्लास में, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या होता है? तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये आपका, छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपका घर है ये आपका घर है, ये आपके बगल में आपके आंटी का घर है, ठीक है, ये दो घर है। अब बताना, तुम्हारी मम्मी ने कुछ बनाया आज, बढ़िया सा बड़ा डोसा बनाया। तुम्हारी मम्मी ने डोसा बनाया तो आंटी को देना है, कैसे देंगी? जहाँ पे कोई खिड़की विड़की घर पे रहती है स्पेशल वाली, जहां से कनेक्शन रहता है, और यहां से वो चीजों को दे देती है। दे देती, देखे हो ऐसे कुछ रहता है घर के छत पे जाके, छत से या खिड़की से कोई जगह होती है जहां से घर के अंदर ही अंदर कनेक्शन होता, दे देती है। कुछ बनाई तो आंटी बनाई तो आंटी ने इधर दे दिया। मतलब यहाँ की चीजों को यहां जाना हो या यहाँ की चीजों को यहां आना हो तो किसके थ्रू आते हैं? एक स्पेशल विंडो के थ्रू आते हैं। और इसी तरह आपका सेल में भी होता है। ये समझिएगा, ये सेल है, एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, जिसके थ्रू यहाँ का साइटोप्लाज्म यहां जा सकता है और यहाँ का साइटोप्लाज्म यहां आ सकता है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को ही, आपको ये जो बीच में कनेक्शन है, इसे ही प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये रहा प्लाज्मोडेस्माटा, दो सेल के बीच में। दो सेल कौन सी? नेबरिंग सेल के बीच में। हमेशा याद रखिएगा, साइटोप्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ किसके बीच में बनता है? अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में। दूर वालों के साथ प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बन सकता। ऐसी कोई खिड़की नहीं बन सकती कि आपके मोहल्ले में, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, हम अपने मोहल्ले में रहते हैं, आपके घर से हाथ बढ़ाएंगे मेरे घर में आ जाएगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। सिर्फ किससे पॉसिबल होता है? नेबरिंग सेल के आसपास के जो नेबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी सेल के साथ ही वो एक्सचेंज कर सकता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। तो दो नियरेस्ट नेबरिंग सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को ही प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है, और इनके बीच में जो ये कनेक्शन हो रहा है, इस कनेक्शन को कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, दो नियरेस्ट सेल के बीच में। बताइए, प्लाज्मोडेस्माटा बनने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडेस्माटा बन सकता है या मल्टीसेलुलर बनेगा? देखिए, एक सेल अपने में कैसे करेगी? यूनिसेलुलर मतलब एक सेल आपस में कैसे देगी अपने आप को? तो इसके लिए मिनिमम 2 सेल तो चाहिए होती है प्लाज्मोडेस्माटा बनने के लिए। मतलब प्लाज्मोडेस्माटा ओनली और ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की पहचान है। अगर प्लाज्मोडेस्माटा बन रहा है तो वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। उसमें दो एडजेसेंट सेल के बीच में बनेगा। अगली बात बताइएगा, इसका काम क्या है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन करना, दो साइटोप्लाज्म को मिक्स करना, ये इसका काम है। पहली बार स्टार्सबर्गर ने 1901 में पहली बार आपके प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर किया था। ये छोटी सी बात थी प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, ये भी हमने खत्म कर ली। अब हम लोग फोकस करेंगे सेल की। ठीक है, हमने क्या पढ़ रहे थे? सेल पढ़ रहे थे, सेल का स्ट्रक्चर। तो सबसे बाहर बोले आउटर मोस्ट लेयर पढ़ाए पहले, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर के बारे में किसके बारे में बात किए? सेल वॉल के बारे में। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? सेल वॉल इज अ आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। कौन कौन से प्लांट में सबसे बाहर में सेल वॉल होती है? कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे बाहर सेल वॉल होती है? याद रखिएगा, एक तो प्लांट में, किसी भी प्लांट को देखो, प्लांट के सबसे बाहर में सेल वॉल दिखेगी, और दूसरी फंजाई में। फंजाई में भी सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल ही होती है। आउटर मोस्ट लेयर किसमें है? आपके प्लांट में और फंजाई में। सेल वॉल होने को बैक्टीरिया में भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में सबसे आउटर मोस्ट लेयर नहीं, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। आप बात करेंगे एल्गी में भी सेल वॉल है, लेकिन एल्गी की सेल वॉल के बाहर में आपके फाइकोकोलाइट्स की बहुत सारी जिलेटिनस लेयर वगैरह रहती है। तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट एंड फंजाई। याद रखिए कि एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट में और फंजाई में सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है। अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे पहली बार। इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे निक नेम हैं।
इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, बायो मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा लेमा। इसे लीविंग बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, लीविंग बाउंड्री। इसे यूनिवर्सल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपकी मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिज्म में होती, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, इसीलिए इसे यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द सेल। दुनिया में जितने तरह की सेल है सभी सेल में ये पाई जाती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इतने सारे इसके नाम हैं, इतने सारे नाम वाला ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे फेमस नाम है, लेकिन इसके इतने सारे अदर नेम भी हैं, लिविंग बाउंड्री, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतने सारे इसके अदर नेम है। तो आपको इनमें से कोई भी नाम पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहे हैं। अगली लाइन बोले कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता? सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी पता आपको कैसे हुई थी? जब पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया 1950 में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब खोज डिस्कवर हुआ था? 1950 में, 15 अगस्त 1947 में हमारे देश आजाद हुआ था, पता है आपको डेट? और 1950 में हमारे देश में गणतंत्र दिवस हुआ था, तो गणतंत्र दिवस के साल ही खोजा गया था। 1950 में पहली बार पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन, TRON, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी? 1950 में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? बहुत स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप की तुलना में। इसकी रिजोल्यूशन पावर, इसका आपका जूमिंग कैपेसिटी, मैग्निफिकेशन पावर बहुत हाई होता है। ये छोटी सी छोटी चीजों को देख सकता है। तो हमने नॉर्मल माइक्रोस्कोप बनाया, तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने नॉर्मल सेल देखी, सेल देखा, लेकिन सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में देखने का कब हम लोग देख पाए? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को देख सकते हैं इससे। सेल बस देखना है आपको तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से। लेकिन आपको सेल ऑर्गेनल्स जब देखने होंगे, कोई बहुत छोटी चीज देखनी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद 1950 में पहली बार ये सब करना पॉसिबल हो पाया था। हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने क्या देखा था? तो रेड ब्लड सेल को देखा था। उन्होंने क्या देखा था? रेड ब्लड सेल देखा, और उसके चारों तरफ क्या देखा? रेड ब्लड सेल। लाल रंग के पेन से लिखेंगे RBC। रेड ब्लड सेल को माइक्रोस्कोप से देखा गया था। देखे तो सबसे बाहर में कौन सी लेयर दिखेगी बताओ? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन? इसमें क्या होगा? सेल वॉल नहीं होती, एनिमल की सेल है ना, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। इसमें सबसे बाहर में क्या दिखी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी होगी, सेल मेम्ब्रेन दिखी होगी। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी अच्छे से किसमें की गई थी? रेड ब्लड सेल में। किसका रेड ब्लड सेल था? इंसानों का या जानवरों का? ह्यूमन का। ह्यूमन की RBC में, याद रखिएगा, ह्यूमन की RBC थी। तो ह्यूमन की RBC में, रेड ब्लड सेल में आपको देखा गया था, स्टडी की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। और जब देखे तो उसके बाद साइंटिस्ट कुछ कह पाने में, समझ पाने में सक्षम हुए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती होगी। इतना लेट समझ पाए हैं। लेकिन इसके पहले भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? तो कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो 3 चीजों की बनी होती है मेनली। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? मेनली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 2 चीजों की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। तीसरा चीज बहुत कम माइन्यूट मात्रा में होता है, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट।
तो मेनली ये दो चीज बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की माइन्यूट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, स्मॉल अमाउंट में आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। चलेगा। आपको बताया गया था जब आरबीसी देखी गई थी रेड ब्लड सेल, तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है रेड ब्लड सेल में कितने परसेंट प्रोटीन निकला था, तो आरबीसी में लगभग 52% आपका प्रोटीन था। लिपिड कितना था, 40% के आसपास आपका लिपिड था। तो याद रखिए आपकी आरबीसी का स्ट्रक्चर अगर देखा गया था तो आरबीसी में प्रोटीन इतने परसेंट था, लिपिड इतने परसेंट था, लेकिन इसका परसेंटेज अलग अलग सेल में अलग अलग वैरी कर सकता है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। तो अलग अलग सेल में अलग अलग लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हो सकता है। आरबीसी में 40% लिपिड, 52% आपका प्रोटीन और बाकी अदर्स था। ये आपका एनालिसिस कैसा था आरबीसी का। जनरली अगर मोस्ट ऑफ द सेल को देखा जाए तो ज्यादातर सेल में 40% के आसपास आपका होता है लिपिड और 59% के आसपास होता है प्रोटीन और 1% के आसपास होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये जनरली मोस्ट ऑफ द सेल में देखने को मिलता है। आरबीसी में अलग था, मोस्ट ऑफ द सेल में ऐसा दिखने मिलता है जनरली कि ये आपको एक ऑन एवरेज डाटा बता दिए, लेकिन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल में अलग अलग वैरी कर सकता है। एक एवरेज वैल्यू आपको बता दिए कि कितना लगभग अनुमान लगा पाए आप कि कितना क्या होता है। तो आप याद रखिएगा मेनली किस चीज की बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। और लिपिड प्रोटीन को एक साथ क्या बोल सकते हैं, लाइपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो आपको कहीं पे लाइपोप्रोटीन लिखा रहे लाइपोप्रोटीन तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लाइपोप्रोटीन का मतलब होगा आपका लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, मतलब आपके पास जब पूछे कोई किससे बनी होती है तो आप बोल सकते हैं ना लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। याद रखिएगा लाइपोप्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखना है। चलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेनली लिपिड और प्रोटीन की, स्मॉल अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए। उनमें से एक मॉडल हम पढ़ते हैं सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल, सैंडविच खाए हो कभी आप लोग? सैंडविच अगर खा लिया है आपने तो बताइए कैसा होता है सैंडविच। अगर आपने सैंडविच खाया है तो बताइए कैसा होता है। उसी आकार का, जैसा सैंडविच देखने में दिखता है वैसे ही ये सैंडविच मॉडल आपका दिखाई देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कैसा, सैंडविच खाए हुए ऊपर ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड होती है सैंडविच में, और दोनों ब्रेड की लेयर के बीच में इसमें क्या भरा हुआ होता है, यहां पर स्टफिंग होती है, स्टफ भरा हुआ होता है दोनों लेयर के बीच में। आपने अगर सैंडविच खाया होगा तो ऐसा दिखता होगा, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में स्टफ भरा हुआ होता है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनकर बनी होगी, ऐसा एक साइंटिस्ट ने कहा। और ऐसा बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम था डैबसन और डेनी। ये डैबसन और डेनी ने, डैबसन और डेनी, डैबसन और डेनी नाम के दो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा। डेनी DANIE, डेनी। डैबसन और डेनी नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में ये मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने में कैसी दिखती होगी, डैबसन डेनी के अनुसार सैंडविच के जैसी दिखती होगी, इसलिए इस मॉडल का नाम सैंडविच मॉडल रख दिया गया। इसमें कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होंगी, 3 लेयर होंगी, ऊपर वाली लेयर, बीच वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। 3 लेयर दिख रही ना, इसलिए इस मॉडल को ट्राइलेमिनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ट्राइलेमिनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो कोई पूछे ट्राइलेमिनर मॉडल कौन सा है, सैंडविच मॉडल कौन सा है, यही सैंडविच मॉडल है, यही ट्राइलेमिनर मॉडल है। याद रखिएगा ट्राइलेमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल अलग अलग नहीं है, सेम टू सेम है। किसने दिया है ट्राइलेमिनर मॉडल, ट्राइलेमिनर मॉडल जो है ये आपका डैबसन एंड डेनी नाम के दो साइंटिस्ट ने 1935 में दिया था। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, सैंडविच के जैसे दिखती है।
ऊपर वाली लेयर किस चीज की बनी होती है? ऊपर वाली लेयर उनके अनुसार देखो, ये ऊपर वाली लेयर है प्रोटीन की बनी होती है, तो सबसे ऊपर में जो लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। बनाकर दिखाते हैं आपको। और नीचे वाली लेयर किसकी बनी होती है? नीचे वाली लेयर भी प्रोटीन की ही बनी होती है। तो ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी हुई होगी। और बीच में ये प्रोटीन की लेयर, ये प्रोटीन की लेयर, और इसके बीच में ये क्या होगी? बीच में लिपिड की लेयर होगी। ये लिपिड की लेयर बना दे रहे हैं, देख रहे हो लिपिड की लेयर, ये लिपिड की लेयर होगी बीच में। लिपिड की कितनी लेयर होगी? लिपिड की भी 2 लेयर होंगी। ये एक लेयर बना दिए आपका लिपिड, ये लिपिड बना रहे हैं हम आपका जो बन रहा है गोल गोल, और ये दूसरी लेयर लिपिड की बना दे रहे हैं, ये दूसरी लेयर, तो लिपिड की लेयर होगी बीच में। देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिख रही है? ऐसी होती है। ऊपर वाली लेयर किस चीज, क्या चीज बनी होती है? प्रोटीन की बनी हुई होती है। ऊपर की लेयर प्रोटीन की होती है, नीचे की लेयर भी प्रोटीन की होती है, और बीच में बाई लेयर जो होती है ये बाई लेयर ऑफ लिपिड होता है। बाई लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड की 2 लेयर बीच में दिख रही है आपको। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है और इस तरह दिखता होगा। यही सैंडविच को बड़ा कर दिए। तो उन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी दिखती होगी? सैंडविच कैसी दिखती होगी? ऊपर और नीचे प्रोटीन होगा और बीच में लिपिड भरा हुआ होगा। ऐसी मेम्ब्रेन दिखती होगी किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम होगा। कैसा? किसने कहा? डेवसन और डैनी ने कहा। इन्होंने कहा ऊपर का हिस्सा जो प्रोटीन का है उसकी थिकनेस कितनी होगी? यहां से यहां तक 20 एंगस्ट्रॉन थिक होगा। तो बताइए यहां से यहां तक कितना होगा? यहां भी 20 एंगस्ट्रॉन ही थिक होगा। जितना ऊपर वाली ब्रेड मोटी होगी उतनी नीचे वाली होगी ना। तो ऊपर वाली प्रोटीन की लेयर 20 एंगस्ट्रॉन, नीचे वाली प्रोटीन की लेयर 20 एंगस्ट्रॉन थिक होगी, और बीच में लिपिड की जो बाई लेयर है इसकी थिकनेस बोली 34 एंगस्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं प्रोटीन की लेयर 20 एंगस्ट्रॉन, फिर लिपिड की 34 एंगस्ट्रॉन, फिर प्रोटीन की 20 एंगस्ट्रॉन। तो टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एच, जल्दी से आंसर दीजिए, टोटल थिकनेस कितनी होगी यहां से यहां तक? तो यहां से तीनों को कैलकुलेट कर दो, कितना आया आंसर? अप्रॉक्स 75 एंगस्ट्रॉन। याद रखिए आपसे कोई पूछे टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज 75 एंगस्ट्रॉन, किस मॉडल के अनुसार? ट्राइलेमिनर मॉडल के अनुसार, वाटसन और डैनी के अनुसार, सैंडविच मॉडल के अनुसार। तो टोटल थिकनेस आपको मालूम चल गई 75 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 75 आपको कैलकुलेट कर दिया, थोड़ा बहुत और भी मोटी हो सकती है, तो 75 से 100 इसका राइट आंसर होगा। अगली बात, इसमें जो लिपिड दिख रहा है आपको, ये लिपिड के गोले दिख रहे हैं, ये कौन सा लिपिड है? ये लिपिड जो ये लिपिड है अंदर में ऐसा डिजाइन का जो लिपिड है, ये लिपिड कोई और नहीं, इसे फॉस्फोलिपिड है। ये कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के 2 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को कहते हैं हेड, और नीचे वाले हिस्से कहते हैं टेल। इसमें 2 भाग हैं, हेड और टेल। ऊपर वाले गोल गोल वाले भाग को हेड कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को इसका टेल के नाम से जानते हैं। अब आपसे कोई पूछे फॉस्फोलिपिड किस नेचर का होता है? पानी से प्यार करता है या पानी से नफरत करता है? हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है? तो याद रखिएगा इसका हेड वाला हिस्सा पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक है। फिलिक का मतलब था लव, PHILIC, फिलिक मीन्स लव, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी से लव करता है, पानी को प्यार करता है। और लेकिन इसका टेल वाला पोर्शन जो है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक मतलब फोबिया से बना है, फोबिक का मतलब होता है, फोबिया मतलब डरना, नफरत करना। तो याद रखिएगा इसमें 2 हिस्से हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। इसका आधा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, आधा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है। इसलिए आपको पूछे फॉस्फोलिपिड कैसा होता है? दोनों जैसा होता है, हाइड्रोफिलिक भी हाइड्रोफोबिक भी आधा आधा, इसलिए इसको एम्फीपैथिक नेचर का कहते हैं, एम्फीपैथिक नेचर का कहा जाता है। आपसे कोई पूछे आपका फॉस्फोलिपिड किस नेचर का होता है? तो आंसर होगा एम्फीपैथिक नेचर का होता है फॉस्फोलिपिड। याद रहेगा एम्फीपैथिक नेचर का। क्यों एम्फीपैथिक बोला गया? क्योंकि आधा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, आधा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है।
कौन सा हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, पानी से लव करता है, अपने याद रखिए। अब पानी कहां से पीते हैं, हेड से या टेल से, कहां से पीते हैं और कहां से निकालते हैं? ऊपर वाले हिस्से को पसंद है पानी इसलिए पीता है, नीचे वाले हिस्से को पानी पसंद नहीं इसलिए निकालते हैं नीचे से पानी। तो ऐसे ही इसका हल है। अगली बात, आपका बोला गया कि हाइड्रोफिलिक हेड जो है, इसका हेड वाला भाग वो किससे कनेक्टेड है? देखो हेड किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटीन से कनेक्टेड है। यहां भी देखो हेड किससे कनेक्टेड है, प्रोटीन से। तो लिखेंगे हाइड्रोफिलिक हेड इज अटैच्ड टू द प्रोटीन। हाइड्रोफिलिक हेड किससे अटैच है, प्रोटीन से अटैच है। कौन से बॉन्ड से अटैच है? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा हेड और इसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ phospholipid attached to the protein with the help of hydrogen bond and ionic bond। यहां पर दो बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। समझ में आया? दूसरी चीज आपसे पूछे, इसका हाइड्रोफोबिक टेल वो देखिए कहां से कनेक्टेड है। एक टेल दूसरे टेल से कनेक्टेड है और एक टेल दूसरे टेल से कनेक्टेड है। तो किस बॉन्ड से कनेक्टेड है एक टेल दूसरे टेल से? एक टेल दूसरे टेल के बीच में वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा। वंडर WONDER वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा। इसमें याद रखिएगा, दो हाइड्रोफोबिक टेल के बीच में वंडर वॉल इंटरेक्शन होता है, या इसको हाइड्रोफोबिक, इसको नॉन पोलर इंटरेक्शन भी कहते हैं। यहां पर वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा और ऊपर में हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होगा, इसकी मैसेज अटैच हो पाए हैं। और ये पूरा डायग्राम किसका है? आपका सैंडविच मॉडल है, ये ट्राइलेमिनर मॉडल है, इसे डेव्सन-डेनी का मॉडल भी कहते हैं, और ये आपने समझ लिया। फिर इसके बाद दूसरा मॉडल आया था जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। उनका एक लाइन का मॉडल सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि सेल के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है और सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, और दोनों की दोनों मेम्ब्रेन, चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होगी। स्ट्रक्चर वाइज भी सेम होगी और फंक्शन वाइज भी सेम होगी। कौन सी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं? बोले सेल की मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। तो मैंने कहा सेल की मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन दोनों ही स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होंगी, सिर्फ साइज में डिफरेंस होगा। ये छोटी होगी सेल ऑर्गेनल्स की, सेल की बड़ी होगी। तो सिर्फ साइज में डिफरेंस होगा, फिर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस होगा, लेकिन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होगी। ऐसा किसने कहा? रॉबर्टसन ने। और इसे कौन सा मॉडल कहा गया? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन रॉबर्ट इनका मॉडल चाहे हो, चाहे सैंडविच मॉडल हो, चाहे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो, चाहे और कोई मॉडल हो, हजारों मॉडल आए थे, सारे मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए। सारे के सारे मॉडल रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉडल बताना नहीं पा रहा था इस क्वेश्चन का आंसर कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी